नमस्कार एंड जय हिंद। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो देखने से पहले आपने चैप्टर नंबर 10 की इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो ज़रूर देख ली होगी। वो बहुत ज़रूरी है इस वाली एक्सरसाइज को देखने से पहले। मज़ा आ जाएगा वो वाली वीडियो देख के, और ये वाली एक्सरसाइज तो फिर आप चुटकियों में कर दोगे, ठीक। ताकि आपका टाइम बचे इसलिए मैंने कुछ चीज़ें पहले से ही लिख ली हैं। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो इन कार्टेशियन प्लेन में। हुज वर्टाइस आर, कुछ वर्टेक्स हैं जो दे रखी हैं, ये एंड ये। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, मतलब 4 वर्टेक्स दे रखे हैं। इन चारों वर्टेक्स को यूज करके हमें कार्टेशियन प्लेन में एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है और बाद में उसका एरिया निकालना है। तो देखो मैंने क्या करा। पहला पॉइंट था -4,5। सबसे पहले मैंने एक लाइन खींची ऐसे, यहाँ पर ये डॉट लगा दिए 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। उम्मीद करते हैं आपको आता होगा कि ये और कैसे होता है। उसके बाद पहला पॉइंट था -4,5, x -4 y 5, तो x 1 2 3 4 -4 और y पे 5, 1 2 3 4 एंड 5। पहला पॉइंट इधर मिल गया। दूसरा पॉइंट था 0,7, x 0 और y 7, तो x 0 और y 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट मिल गया। इसको मैंने b नाम दे दिया। तीसरा पॉइंट है c, 5, -5, तो ऐसे मैंने 5 इधर लिया और -5 इधर लिया और ये वाला पॉइंट मिल गया। कोऑर्डिनेट क्या थे? 5, और नाम मैंने रख दिया इसका c। और आखिरी पॉइंट था d, -4, -2, तो इधर मैंने -4 लिया और नीचे की तरफ -2 लिया। ओके, इसमें कुछ एरर हुई। -2 बेटा इस जगह पे आएगा, -4, -2, यहाँ पर आएगा ये वाला पॉइंट, -4, -2, ठीक। चलिए, अब हमने क्या करा, यहां तक फिगर पूरा की पूरा बना लिया। उसी ने हमसे क्या कहा था कि ड्रॉ करो क्वाड्रिलेटरल को। इतना काम तो हो गया। ड्रॉ करने के बाद जो अगला वाला पार्ट है वो क्या है? ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, यानी इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया, इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया और निकालो। ना तो आप लोगों ने ना मैंने अभी तक कम से कम 10th क्लास तक हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसमें कि हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल पाएँ डायरेक्टली। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस वाले क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन खींचूंगा ऐसे। अब ये 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। उनमें से एक ट्रायंगल का नाम क्या होगा? ट्रायंगल ABC, और एक ट्रायंगल का नाम क्या होगा? ट्रायंगल ADC। मैं दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के, और उन दोनों एरिया को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, और जो टोटल एरिया आएगा वो इस ABCD के एरिया के बराबर होगा, ठीक। बात समझ में आ गई होगी। चलिए करना शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस का y1 प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2। ये हमारा एरिया का फॉर्मूला था। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? एरिया ऑफ ABC की, जो ट्रायंगल ABC है इसके एरिया की मैं बात करूंगा। तो मैं कुछ वर्टेक्स के नाम रख देता हूं। ये हो गए हमारे x1 y1, ये हो गए हमारे x2 y2, और ये हो गए हमारे x3 y3। चलिए वैल्यू रखते हैं। तो 1/2 x1 क्या है यहाँ पे? -4। फिर उसके बाद y2 माइनस y3, तो y2 में से y3 को घटा दूंगा, तो 7 -5, तो 7 -5 यानी 2 बार माइनस आएगी तो प्लस हो जाएगी। उसके बाद क्या आएगा फॉर्मूले में? x2 क्या है? 0, तो प्लस का 0। ब्रैकेट में क्या मिलेगा? y3 माइनस y1, तो y3 है -5 माइनस y1 कितना है? 5, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे फॉर्मूले में क्या है? प्लस का x3, तो मैं इधर लिख लेता हूं प्लस x3 की वैल्यू कितनी है? 5। और इसके बाद हमारा क्या मिलेगा? y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू है 5 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है? 7। चलो इसको सॉल्व करते हैं और हमारे ABC ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा। देखते हैं क्या आता है। 1/2, 7 और 5 12, 12 गुना माइनस का 4 48, माइनस का 48। 0 का बेटा किसी में भी इंटू होगा तो वो 0 ही मिलेगा। अब 5 में से 7 गए तो -2 इंटू 5 -10। यहां से कितना मिलने वाला है? 1/2 माइनस का 48 माइनस का 10 माइनस का 58।
अब इसमें क्या होगा 1/2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 29, वो भी माइनस का। देखो दरअसल ये जो फॉर्मूला है ना जो मैंने यहाँ पे एरिया वाला लिखा है, इसके बाहर मॉड और लगा रहता है। क्यों लगा रहता है मॉड? क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू हम हमेशा क्या लेते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी क्योंकि हमारी वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 29, तो हम एक लाइन लिखेंगे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस एरिया ऑफ ABC बराबर कितना आ जाएगा 29। बेटा माइनस के साइन को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना मिल गया 29। ये वाला पार्ट समझ में आया। अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं, आप लोग क्या करेंगे सेम तरीके से जैसे मैंने ट्रायंगल ABC का एरिया निकाला है, ऐसे आप एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ADC का, बिल्कुल सही सही वैल्यू रख के, ठीक। और उसको करके आप देखिए क्या आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे वीडियो का थोड़ा सा टाइम बचाना है तो मैं उस वैल्यू को डायरेक्टली निकाल के रख दे रहा हूं। तो ADC का एरिया आ जाएगा 63/2, ठीक। ये 29 यूनिट आ गया था एरिया, और इसका कितना आ जाएगा 63 यूनिट स्क्वायर, ठीक। हमें एरिया मिल गया ABC का, हमें एरिया मिल गया ADC का। अगर मुझे एरिया बताना हो पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का, तो एरिया ऑफ ABCD पूरे क्वाड्रिलेटरल का, तो बेटा इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 29 प्लस 63/2 कितना मिलेगा, एलसीएम आ जाएगा बेटा 2 का इधर इंटू 58 प्लस 63 अपॉन में 2 दे ही रखा है, सॉल्व करने पर मिलेगा बेटा ये 121/2 यूनिट स्क्वायर। यानी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल कितना आ गया 121/2 यूनिट स्क्वायर, ठीक। कोई डाउट हो तो आप बता दो, शायद इसमें दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। चलिए अब आपको विजिबल होगा। बेटा इसमें कोई दिक्कत हो तो बता देना। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो, कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दो। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे क्या कह रहा है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल with side 2A lies along y axis such that midpoint of the base is at the origin, find the vertices of the triangle। शुरू से पढ़ते हैं। बेस की बात कर रहा है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके बेस के बारे में कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है 2A, और जो बेस है वो कहां लाई करता है, बेस लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। बेस क्या कर रहा है, लाई कर रहा है अलोंग द वाई एक्सिस। समझो ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका जो बेस है वो यहां पर लाई कर रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस पर, ठीक। पहली लाइन समझ में आ गई। जब बेस है किसका, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और उसकी साइड कितनी है 2A, लाई अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस लाई कर रहा है, ठीक। अब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो दो तरफ बन सकता है। अगर ये बेस है तो या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बनेगा, या फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ठीक। मैं पहले इस वाली साइड वाले ट्रायंगल की बात कर ले रहा हूं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं छुट्टी पे भेज दे रहा हूं, इसकी हम बाद में बात करेंगे जो इस वाली साइड में बन रहा है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, एक तरीके से बहुत हल्का कर दिया ताकि हमारा इस पे ध्यान ना जाए। हमने क्या देखा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस बन रहा है वाई एक्सिस पर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, और ये जो बेस है इसका जो मिड पॉइंट है वो कहां है, ओरिजिन, ओरिजिन पर उसका मिड पॉइंट है। अब काम की बात समझो, साइड कितनी थी बेटा 2A, और मिड पॉइंट क्या है ओरिजिन, यानी 0,0, तो A ऊपर की तरफ हो जाएगी और A नीचे की तरफ हो जाएगी, तभी तो 2A बनेगी। तो यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो कितनी हो गई A, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,A। अब यहां से नीचे भी कितना होगा A के बराबर, लेकिन क्योंकि मैं वाई एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा हूं तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,-A, ठीक है। बेस हमारा क्या है ओरिजिन, O नाम दे देते हैं इसको। इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं A, इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं B, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल,
वो वाई एक्सिस पर उसका बेस था, तो बेटा ये बेस था और ये ऐसे ऊपर की तरफ वर्टेक्स चली गई। अब बेस वाई एक्सिस पर बन गया, मिड पॉइंट क्या था, ओरिजिन, मतलब 2a अगर पूरी साइड है तो a ऊपर हो जाएगी और a नीचे हो जाएगी क्योंकि ये मिड पॉइंट था। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0, a और इसके 0, माइनस का a। अब आगे पढ़ते हैं, हमसे कह रहा है फाइंड द वर्टाइस ऑफ द ट्रायंगल। इसकी तीनों वर्टेक्स बताओ, वर्टाइसेस सारी की सारी बतानी है। दो तो पहले ही पता चल गई, एक 0, a और दूसरी 0, माइनस का a। तीसरी वर्टेक्स और बतानी है। तीसरी वर्टेक्स बेटा कौन सी होगी, ये वाली, इसको मैं नाम दे देता हूं c। तो देखो लेट, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C आर, C के कोऑर्डिनेट हम क्या मान लें, x, 0। आप कहोगे सर x, 0 क्यों, क्योंकि बेटा जो x एक्सिस पर होता है वो y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो इस वाले पॉइंट की वैल्यू मैंने क्या मान ली, x, 0। अब बात सुनो, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तीनों ही साइड 2a थी, तो जो AC है ये भी तो 2a ही होगी, यानी AC की जो लेंथ है वो भी तो 2a ही होगी। गिवन दैट लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 2a, जो AC की लेंथ है वो 2a हो जाए क्योंकि बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड ही 2a है। देन बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से बेटा हम क्या निकालेंगे, AC बराबर A और C के बीच में मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे रहा हूं। क्या लगता है बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, काम कैसे करेगा, AC ये तो पहले से दे रखा है ना, 2a बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1, तो बेटा ये हो जाएंगे हमारे x1 y1 ये वाले, और ये हो जाएंगे हमारे x2 y2। तो चलो वैल्यू डालते हैं, x2 माइनस x1, तो बेटा देखो x में से 0 घटेगा, प्लस y2 माइनस y1, तो देखो ये y2 है तो 0 माइनस a, इसका भी होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो क्या होगा, इधर तो हो गया 2a और इधर लगा हुआ है रूट, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 2a का होल स्क्वायर कितना मिलेगा, 4a स्क्वायर बराबर, बेटा इधर से तो रूट कट जाना है ना स्क्वायर होने के बाद, बिल्कुल कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, x माइनस 0 का स्क्वायर, रूट हट चुका है स्क्वायर की वजह से, तो केवल x माइनस 0 यानी केवल x का स्क्वायर प्लस 0 माइनस a, क्या बचा माइनस का a, और उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर। ठीक, अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूं, 4a स्क्वायर और इधर एक a स्क्वायर, जब ये a स्क्वायर इधर आके घटेगा कितना मिलेगा, 3a स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, x स्क्वायर, और x बराबर कितना मिलेगा, अगर मैं रूट लूं दोनों तरफ तो प्लस माइनस का रूट 3a, बेटा स्क्वायर रूट लोगे x स्क्वायर का तो x आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस आती हैं रूट के बाहर, रूट के अंदर 3 फंसा रह जाएगा और a स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस का रूट 3a स्क्वायर रूट लेने पर। अब एक बात बताओ, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, प्लस का रूट 3a या फिर माइनस का रूट 3a, तो जवाब होगा प्लस का रूट 3a, क्योंकि बेटा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, प्लस रूट 3a, 0। ठीक है, फिर आप कहोगे कि सर माइनस के रूट का क्या होगा, माइनस का रूट 3a का, देखो वो वाले कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इस वाले पॉइंट के, इस वाले पॉइंट को हमने थोड़ी देर के लिए इग्नोर करा था ना, इधर भी तो एक ट्रायंगल बन सकता था ना, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, माइनस का रूट 3a, 0। तो उसने जो पूछा था ना कि ये बताओ ट्रायंगल की जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इधर जो ट्रायंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0, माइनस का a एंड रूट 3a, 0। एक ट्रायंगल और बनेगा जो इस डायरेक्शन में, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0, माइनस का a, और तीसरी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट माइनस का रूट 3a, 0। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P x1 y1 एंड Q x2 y2 व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हेन PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो देखो सुनो, सॉल्यूशन पे अगर हम आए
तो जो डिस्टेंस है पी क्यू, पॉइंट x1 y1 और x2 y2 दे रखे हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि पॉइंट सीधे x1 y1 और x2 y2 दे रखे थे तो फॉर्मूला सीधा की सीधा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो गया। लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है, केस 1, when PQ पैरेलल टू y एक्सिस, यानी जो PQ है वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो उससे फर्क क्या पड़ता है, ये हमारा y एक्सिस है और इसके पैरेलल हो गया ये P और Q। देखो होगा क्या, ये वाली जो लाइन है अगर इस पर तुम देखोगे, यहां पर x बराबर क्या है, मान लीजिए 1 2 3 4 x बराबर। अगर थोड़ा ऊपर जाओगे तब यहां पर भी x बराबर 4 होगा। क्यों, क्योंकि बेटा x की वैल्यू बदलेगी जब मैं इधर जाऊंगा या फिर इधर जाऊंगा। जब इधर जाऊंगा तो x की वैल्यू बढ़ेगी, जब इधर जाऊंगा तो x की वैल्यू घटेगी। अब ऊपर जा रहा हूं तो y की वैल्यू में बदलेगी, x तो वही रहेगी। तो यहां पर जो x की वैल्यू है वही यहां पर है, मान लो 4 है तो यहां पर भी 4, यहां पर भी x की वैल्यू 4 है, यहां पर भी x की वैल्यू 4 है, यहां पर भी x की वैल्यू 4 है। मतलब इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू क्या रहेंगी, हमेशा सेम। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू तब बदलेंगी जब मैं आगे या पीछे जाऊंगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। मतलब क्या रहा, व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, x1 बराबर x2, यानी जब PQ y एक्सिस के पैरेलल होगा तो इस पर यहां पर मान लो x1 y1 आ रहा है और यहां पर मान लो x2 y2 आ रहा है, तो x1 और x2 बराबर रहेंगे, x की वैल्यू नहीं बदलेगी बेटा इस वाली लाइन पर। शायद बात समझ गए होंगे। अब जब x1 बराबर x2 जब मैं इधर रखूंगा तो देखो PQ बराबर क्या आएगा, रूट के अंदर x1 और x2 बराबर हैं तो घटने पर 0 मिलेगा, 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है, मिटा दो तुम चाहो तो। अब y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, y2 माइनस y1। ठीक है, ये आ गई हमारी PQ की वैल्यू। लेकिन मैं क्या करूंगा, इस पर लगा दूंगा मॉड। क्यों लगा दिया मॉड, क्योंकि बेटा मुझे नहीं पता कि y1 छोटा है या y1 बड़ा है। अगर y1 मान लो छोटा हुआ तब तो y2 माइनस y1 प्लस की वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो y1 बड़ा हो गया, ये 10 हो गया और ये 5 है, तो 5 माइनस 10, माइनस का 5 आ जाएगा। और वो माइनस का 5 किसकी वैल्यू है, PQ, जो कि डिस्टेंस है, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि डिस्टेंस हर हाल में पॉजिटिव रहे। इसलिए मैंने क्या लगा दिया, y2 माइनस y1 पे मॉड। शायद बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो एक बार दोबारा से वापस करके देख लो। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था केस 1। केस 2 क्या कह रहा था, केस 2 में PQ पैरेलल था x एक्सिस के, PQ पैरेलल टू x एक्सिस। तो देखो बेटा आधी बात तो तुम्हारे समझ में आ गई होगी। जब जो हमारा PQ है ऐसे x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यहां पर P और यहां पर Q, तो इसमें y में तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि y की वैल्यू तो तब बदलती है जब ऊपर या नीचे जाते हैं। ठीक, तो यहां पर जो y1 की वैल्यू है वही यहां पर y2 की वैल्यू होगी, क्योंकि y की वैल्यू तो इस पूरी लाइन पर सेम रहेगी। तो यहां पर क्या मिल जाएगा हमें, जब PQ x एक्सिस के पैरेलल है तो हमें क्या मिलेगा, y1 बराबर y2। अब जब ये वाली वैल्यू इसमें रखी जाएगी तो देखो PQ क्या हो जाएगा, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, सेम वैल्यू घटने पर तो 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। तो उसको मैं लिख नहीं रहा अब, क्योंकि इस पर इस रूट लगा है और साथ में स्क्वायर भी, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या मिलेगा, x2 माइनस x1। अब जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ही मैं ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं, मैं क्या लगा दे रहा हूँ, मॉड। तो इसलिए इस वाले केस में वैल्यू क्या आ गई, y2 माइनस y1 का मॉड, और यहाँ पर क्या आ गई, x2 माइनस x1 का मॉड। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो बेटा कमेंट में बता सकते हो, या फिर वीडियो को एक बार दोबारा से वापस से देख लो, ठीक, थोड़ा सा बैक करके, बात समझ में आ जाएगी। इसको मिटा के बेटा हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4। मतलब 2 पॉइंट हैं, ऐसे ही मान लेता हूं मैं रेंडमली, 7,6 और दूसरा कहीं पर भी हो जाएगा 3,4। इनको मैं ऐसे ही तुक्के से रख ले रहा हूं, 3,4, ये 2 पॉइंट हैं। इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट बताओ
और वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर। तो मैंने मान लिया कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पर कोई भी पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है इसकी खासियत क्या है कि ये इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। मान लीजिए कि अगर ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और इस वाले पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं पी, तो कहानी क्या है, पी ए बराबर पी बी। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसा पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस पर विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस पर हो। ठीक, अब पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही लेना है, ये भी उसने मेंशन करा है। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0। आप कहोगे सर ये वाला 0 क्यों लिया, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ठीक, तो हमें क्या पता चल गया, a और b इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट आ गया, x, 0, ये इक्वल डिस्टेंस पर है। पी ए बराबर पी बी तो होगा, इक्वल डिस्टेंस का होने का यही तो मतलब हुआ। वैल्यू रख देते हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से p और a के बीच के डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो p और a इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 होता है ना x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 माइनस 6 माइनस का 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ही लिख दे रहा हूं। आप कहोगे सर माइनस 6 का क्यों नहीं लिखा, बेटा 6 का और माइनस 6 का एक ही बात है, पर चलो माइनस लगा दे रहा हूं। तो ये आ गया बेटा पी ए की वैल्यू बराबर रूट के अंदर पी बी की भी तो वैल्यू निकालेंगे, पी और बी के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी और उसी से हमारा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। करके बता देता हूँ, पहले तो बेटा स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा, आप लिख लेना ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करते ही बेटा ये रूट कट जाएगा, आप ये लिख लेना, मैं समय बचाने की वजह से कर दिया है। रूट कट गया, अब क्या मिलेगा स्क्वायर करने के बाद, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, रूट से बाहर आ चुका स्क्वायर होने के बाद, तो ये मैं खोल दे रहा हूँ, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7, माइनस का 6 का स्क्वायर होगा तो कितना मिलेगा 36 बराबर। बेटा इस वाली साइड को ओपन कर लिया पूरी तरीके से, रूट हट चुका था स्क्वायर करने के बाद। अब इस वाली साइड का नंबर है, इधर भी यही होना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 0 माइनस 4 का स्क्वायर, बेटा 16 ही आएगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आमने सामने थे। अब देखो क्या मिलेगा, ये 14x है, ये इधर जाएगा तो प्लस का 14 होगा, और 14 में से 6 घटेगा, चलो मैं पूरा कर दे रहा हूँ, ये माइनस का 14 इधर जाके प्लस का 14 हुआ, माइनस का 6x, ये दोनों टर्म्स इसमें यूज़ हो चुकी हैं। अब इसके बाद इधर कितना 49, ये वाला 9 इधर आके माइनस होगा, इसके बाद ये कितना है 36, ये वाला 16 इधर आके माइनस होगा। सब कुछ इसमें कवर हो चुका है, कोई भी टर्म इसमें नहीं बची। और वैसे भी आप बेटा इसको सॉल्व तो कर भी सकते थे, 49 में से 9 गया तो 40, 36 में से 16 गया तो 20, तो 40 इधर से 20 इधर से कितना मिल गया 60 बराबर 14x से 6x गया तो 8x। जब 8 का डिवाइड दोगे इसमें तो x बराबर कितना मिलेगा 15/2। अब एक बात बताओ, हमसे उसने पॉइंट पूछा था ना जो इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो पॉइंट क्या था x, 0 जिसको कि हमने लेट करा था, वो कितना आ जाएगा 15/2, x की वैल्यू आ गई ना 0, x निकाली थी हमने, तो बेटा ये पॉइंट आ गया जो हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पर शुरुआत में बस एक लाइन लिख लेना, लेट पॉइंट इज x, 0, बात खत्म। पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत है रिपीट करके देख लो, कमेंट सेक्शन में बेटा बता दो वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का स्लोप पूछ रहा है, विच पासिस थ्रू ओरिजिन, जिस लाइन का स्लोप पूछ रहा है वो ओरिजिन से पास होती है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी जिस लाइन का हमें स्लोप निकालना है दो जगहों से पास होती है। कहाँ कहाँ से, एक तो वो ओरिजिन से पास हो रही है, कहाँ कहाँ से पास हो रही है बेटा, जिस लाइन का हमें स्लोप निकालना है वो एक तो ओरिजिन से पास हो रही है, और कहाँ से पास होती है वो, और एक मिड पॉइंट से पास होती है। किसका मिड पॉइंट, इन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का। हमें एक लाइन का स्लोप बताना है, जिस लाइन का हमें स्लोप बताना है वो दो पॉइंट से पास होती है। एक पॉइंट क्या है उसका ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट क्या है इन दोनों का मिड पॉइंट।
ठीक है, शुरू करते हैं। देखो कैसे होगा। मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट हैं, कहीं पर एक पॉइंट है ये 0, -4 और दूसरा पॉइंट है 8, 0। यहाँ पर ले लिया 8, 0। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन सेगमेंट बनता है। इन दोनों पॉइंट को मिला के क्या बनता है? एक लाइन सेगमेंट। नाम रख लेता हूँ ए बी, और इन दोनों का कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, तो ये हो गया मिड पॉइंट, इसका नाम रख लिया मैंने एम। ठीक, और यहाँ पर है ओरिजिन ओ, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0। और मुझे जिस लाइन का स्लोप निकालना है वो लाइन कौन सी है? ओ एम। मुझे जिस लाइन का स्लोप निकालना है वो लाइन क्या है? ओ एम। अब एक बार क्वेश्चन को जब दोबारा पढ़ोगे तो बात समझ में आ जाएगी। देखो कैसे, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। एक लाइन है जिसका मैं स्लोप निकालना है, मैं इसको नाम दे दे रहा हूं एल। ठीक है, मुझे एल का स्लोप निकालना है। विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, विच मतलब कौन? एल, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। देखो बेटा ये वाली लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, एंड और कहां से पास हो रही है? एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। यानी ये जो दोनों पॉइंट है इन दोनों के मिड पॉइंट से भी पास हो रही है, और मुझे उसी का क्या निकालना है? मिड पॉइंट। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो बेटा एक बार रीड कर लो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा वापस जाके देखो, मैंने बहुत अच्छे से समझा है। मुझे लाइन एल का स्लोप निकालना है। जो लाइन एल है एक तो 0, 0 से पास हो रही है, और कहां से पास हो रही है? ए और बी, इन दोनों के मिड पॉइंट से। ठीक, तो चलो पहले तो बेटा मैं ये मिड पॉइंट का निकाल देता हूं। तो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एम के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? शायद मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का आपको फॉर्मूला पता होगा, और अगर नहीं पता है तो अब बता दे रहा हूं। कोई भी अगर मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट निकलते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, ये फॉर्मूला है क्या? कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। 10th क्लास का फॉर्मूला है, उम्मीद करता हूं वैसे तो याद होना चाहिए था। ठीक है, तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2, इन दोनों से हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। मैं मिटा रहा हूं बेटा, आप लिख लो या याद कर लो। अब ए बी का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? वही फॉर्मूला लगा के। तो देखो ये हमारा x1, y1, x2 और y2 ऐसे कुछ मान लो, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? x1 + x2/2 यानी 0 + 8/2, y1 + y2/2 -4 + 0/2। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएंगे? 0 + 8, 8/2 यानी 4, एंड -4 + 0 यानी -4/2 यानी -2। ये कोऑर्डिनेट किसके हैं? एम के। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल आए। अब ओ के कोऑर्डिनेट हमारे पास पहले से ही थे। ओ के कोऑर्डिनेट क्या थे? 0, 0। ठीक, स्लोप हमें किसका निकालना था? ओ एम का। स्लोप ऑफ ओ एम। ओ एम का स्लोप याद है? फॉर्मूला क्या था? y2 - y1 x2 - x1। तो देखो जरा, मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा x1 y1, यहां पर लिख देता हूं x2 y2। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये x1 y1 लेने चाहिए थे, ये x2 y2 लेने चाहिए थे। तो मैं आपको बता दूं बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने किसको x1 y1 लिया है, किसको x2 y2, आंसर भी सेम आएगा और फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो बस मैंने वो लिख दिए। तो देखो स्लोप कैसे निकलेगा? y2 कितना है बेटा? -2 माइनस y1 कितना है? 0 अपॉन x2 कितना है? 4 माइनस x1 कितना है? 0। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 यहाँ पर रख दिया, तो कितना मिला बेटा? -2/4 बराबर -1/2। ये हमारा स्लोप आ गया ओ एम का। जानता हूँ मैंने बहुत धीमे कराया है, लेकिन समझ में जरूर आ गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत है तो बेटा बता दो, अगले क्वेश्चन पे चलो। हमसे क्या कह रहा है? विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करे बिना, शो दैट, यानी शो करिए कि ये जो 3 पॉइंट हैं ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टेक्स हैं। देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं, मैं ऐसे मान लेता हूं ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? 4,4। दूसरा कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बी है 3,5 को इसके कोऑर्डिनेट है।
तीसरा कोऑर्डिनेट सी है, इसके कोऑर्डिनेट तीसरा पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -1, -1। एक तरीका तो यह है कि मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी, बी सी और सी ए तीनों डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लूं, और डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के बाद अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रही है तब तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और उस थ्योरम को वेरीफाई नहीं करे तो राइट एंगल ट्रायंगल ये नहीं है। लेकिन उसने इसकी सिंपल मना करा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, देखो सुनो, मैं यहां पर निकालूंगा बेटा स्लोप ऑफ ए बी, जो लाइन ए बी है उसका स्लोप निकालना है। कैसे निकालेंगे, आप लोगों को भी पता है फॉर्मूला, इसको मैं कहूंगा x1 y1 और इसको मैं कहूंगा x2 y2। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 यानी 5 - 4 अपॉन x2 माइनस x1 तो 3 माइनस का 4। जब सॉल्व करोगे तो यहां से कितना मिलेगा, 5 - 4 1, 3 - 4 माइनस का 1, सॉल्व करने पर माइनस का 1, स्लोप ऑफ ए भी आ गया। इसके बाद क्या निकालूंगा, स्लोप ऑफ बी सी, तो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन का स्लोप, अगेन वही फॉर्मूला, इसको मैंने कह लिया x1 y1 और ये हमारे x2 y2 पहले से ही हैं, तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बी सी बराबर y2 माइनस y1, तो देखो 5 माइनस का 1 तो 5 + 1 अपॉन x2 माइनस x1 तो 3 माइनस का 1 तो +1, ये मिलेगा 6/4 यानी 3/2। ठीक, अब इसके बाद तुम फर्दर देखोगे स्लोप ऑफ ए सी, ये फॉर्मूला लगाने के लिए मैं इसको x1 y1 कह लेता हूं, अब इनको क्या कह लेता हूं, x2 y2। बेटा किन्हीं दो पॉइंट को तो ऐसे ही लेना पड़ेगा, अब ये मत सोचने लग जाना वो पहले x1 y1 थे, बेटा इन दोनों की बात कर रहा हूं तो इनको भी उस हिसाब से बदलना पड़ेगा फॉर्मूला लगाने के लिए। तो स्लोप ऑफ ए सी बराबर वही y2 माइनस y1, तो देखो 4 माइनस का 1 तो 4 + 1 अपॉन x2 माइनस x1 तो 4 माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये 5/5 इज इक्वल टू ये क्या आ गया 1। अब देखो स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते थे, यहां पर 3 स्लोप हैं, तो मैंने मान लिया कि जो स्लोप ऑफ ए बी था ना इसका नाम मैंने रख लिया m1, जो स्लोप ऑफ बी सी था इसका मैंने नाम रख लिया m2, और जो स्लोप ऑफ ए सी है इसका नाम मैंने क्या रख लिया m3। हियर हमें क्या मिला, m1 इंटू m3, अगर तुम करोगे तो देखो क्या मिलेगा, m1 की वैल्यू है बेटा माइनस का 1 और m3 की वैल्यू कितनी है 1, तो m1 डॉट m3 इज इक्वल टू कितना मिल गया, -1 इंटू 1 माइनस का 1। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो देखे तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आता है, माइनस का 1। यहाँ पर m1 और m3 इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ गया, इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर हुई, तो क्या हो जाएगा, हेंस लाइन m1 किसका स्लोप था, ab का, ये परपेंडिकुलर हो गई किस पे, m3 किसका स्लोप था, ac पे, यानी जो ab है वो ac पर परपेंडिकुलर हुई, जो AB है वो AC पर परपेंडिकुलर हुई, ये वाला एंगल कितने का बनेगा इस वाले ट्रायंगल में, 90 का। मतलब हमने तीनों लाइन का स्लोप निकाला, AB का, BC का और CA का, उनको नाम दे दिए M1 M2 M3। हमने देखा कि जो M1 और M3 इन दोनों के जो स्लोप हैं उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, माइनस का 1, और ये हमने यहाँ पर लिख दिया M1 डॉट M3 इक्वल टू माइनस का 1। और एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा, पॉइंट 1, और पॉइंट 2 अगर किन्हीं भी दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। ठीक, तो यहाँ पर दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ गया, लाइंस परपेंडिकुलर हो गई, मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम क्या कह देंगे बिना पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करे ही कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पर है, एंगल ए पर। बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो बेटा एक बार वापस से देख लो, मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ। क्या कह रहा है, find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। देखो जरा, ये वाला काफ़ी आसान सवाल है, ये हमारा वही कार्टेशियन प्लेन, कोई भी एक लाइन है जिसका हमें स्लोप बताना है। ठीक, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, एक लाइन का स्लोप बताना है। अब विच मेक्स एन एंगल ऑफ, विच मतलब कौन वो लाइन,
बनाती है एक एंगल, कितना 30 डिग्री का एंगल बनाती है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। 30 डिग्री का एंगल तो बनाती है लेकिन वाई एक्सिस के साथ, ठीक। मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, जब उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करा जाए, देखो बेटा क्लॉकवाइज होता है ऐसे, घड़ी इधर घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया ऐसे, तो ऐसे, यानी कोई भी एक लाइन है, नाम दे देते हैं एल, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। दोबारा से देख लो, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनाती है किससे, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, जब उस एंगल को इधर डायरेक्शन में मेजर करा जाता है। अगर वो क्लॉकवाइज कह देता तो 30 का मैं इधर बनाता, ठीक। ये वाला एंगल 30 का बन गया, मुझे इसका स्लोप बताना है। तो देखो स्लोप m बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहां पर tan, क्या मैं 30 लिख दूं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जब हम स्लोप बताते हैं, निकालते हैं, तो उसमें एंगल वो लगता है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बने, वाई एक्सिस की नहीं, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। तो बेटा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा वो तो 90 + 30 बनेगा ना, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा। वाई एक्सिस के साथ 30 हो गया, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ कितना बनेगा, 90 + 30 यानी 120। तो एंगल 30 नहीं, यहाँ पे कितना आएगा, 120। शायद बात समझ में आ गई होगी, नहीं आ रही है इसका मतलब तुमने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, छोड़ दिया है। तो स्लोप इस वाली लाइन का कितना आ जाएगा, m tan थीटा, यानी tan 120। वैल्यू निकालना काफ़ी आसान है, तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, tan 90 + 30, tan 90 + थीटा बराबर कितना होता है, cot थीटा, वो भी माइनस का cot 30, यानी -√3, ठीक। तो बात समझ में आ गई होगी बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और बेटा देखो, ये वीडियो आपकी क्लास की पहली वीडियो है, तो आप जो भी आपको लग रहा है कि सर आप थोड़ा तेज़ पढ़ाइए या थोड़ा स्लो पढ़ाइए, ये चीज़ ठीक हो रही है, ये चीज़ बेकार हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैंने पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, जब तक आपकी कमेंट नहीं आती ये वीडियो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। आपकी कमेंट्स ही हैं जो उस वीडियो को पूरा बनाएंगी। तो आप अपने कमेंट्स में हमें अपनी सजेशंस बताइए, ताकि हम आगे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें या उन्हें बदल सकें, ठीक। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट में ज़रूर से बताओगे कि आपको बढ़िया लगा, या जो भी चीज़ें कमी लगी तो उनको हम अगली बार सुधार लेंगे। अभी आज की क्लास में यहीं पर रोकते हैं और आपसे मिलते हैं एक अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।